charges involved in investing in mutual fund? What charges involved in investing in mutual fund? Where we have seen this point, that is one time charges. उसके अंदर का जो सब पॉइंट था वो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा कवर किया. अब जो सेकंड पॉइंट है रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो देखना है आपने. रिकरिंग एक्सपेंसेस, दैट इज फंड रनिंग एक्सपेंसेस. सो सी, रिकरिंग एक्सपेंसेस और फंड रनिंग एक्सपेंसेस में व्हाट इज गिवन. ठीक है. सो रिकरिंग एक्सपेंसेस, द नेम सजेस्ट रिकरिंग. रिकरिंग मतलब भाई फंड को चलाने के लिए फंड रनिंग एक्सपेंसेस तो चाहिए ना रेगुलरली. ठीक है. सो रिकरिंग एक्सपेंसेस और फंड रनिंग एक्सपेंसेस. So what is the point? See, now what are the different points involved here? These expenses are deducted every day. These expenses are deducted every day from the net asset of the fund, and NAV is declared after adjusting these expenses. Now you all know that NAV is very important. Mutual fund में NAV सब कुछ है. जैसे शेयर मार्केट में शेयर प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड में उसका NAV है, नेट एसेट वैल्यू. राइट है. और वो जो नेट एसेट वैल्यू आता है ना बेटा, वो कैसे आएगा आपका? तो दीज एक्सपेंसेस, मतलब ये जो फंड रनिंग एक्सपेंसेस है, रिकरिंग एक्सपेंसेस है, दीज एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड एवरी डे. और नेट एसेट वैल्यू तो पता है एवरी डे, आपको एवरी डे शाम को नेट एसेट वैल्यू मिलेगा, मतलब 3 PM. ठीक है. राइट. जैसे शेयर मार्केट क्लोज होता है 3:30, इधर क्या 3 बजे म्यूचुअल फंड का पूरा NAV आ जाता है, लास्ट डे का NAV. ठीक है. पता ही है आपको, एक दिन लेट चलता है ये. ठीक है. मालूम पड़ा. अगर आज देखोगे ना तो कल का NAV मालूम पड़ेगा आपको. ठीक है. शेयर मार्केट जैसा नहीं 3:30 हुआ तो आज का ही शेयर, आज का क्लोजिंग शेयर प्राइस क्या है वो मालूम पड़ेगा, ऐसा नहीं. म्यूचुअल फंड में एक दिन लेट चलता है, पता है ना सबको. ठीक है. सो दीज एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड एवरी डे फ्रॉम द नेट एसेट ऑफ द फंड. अब ये जो भी एक्सपेंसेस है, रिकरिंग एक्सपेंस, फंड रनिंग एक्सपेंसेस, दीज एक्सपेंसेस आर व्हाट डिडक्टेड एवरी डे फ्रॉम द नेट एसेट ऑफ द फंड, एंड आफ्टर दैट NAV इज डिक्लेयर्ड. उसके बाद NAV डिक्लेयर्ड होता है आफ्टर एडजस्टिंग दीज एक्सपेंसेस. समझा कि नहीं? तो ये एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के बाद ही आपका NAV डिक्लेयर होगा. मालूम पड़ा कि नहीं? उसके बाद क्या बोलता है? NAV is obtained. What? NAV is obtained after subtracting the expense ratio of a fund. What? NAV is obtained after subtracting the expense ratio of a fund. Normal. Same. कि NAV आपको कैसे मिलेगा? After subtracting what? Expense ratio. After subtracting expense ratio of a fund. And expense ratio is what? What is expense ratio? Expense ratio is the total of all expenses. What beta? Expense ratio is what? Total of all expenses made by the mutual fund. Right? So this is what expense ratio. Expense ratio is the what? Total of all expenses made by the mutual fund. तो कभी भी म्यूचुअल फंड में एंट्री करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो क्या वो देख लेने का. बराबर है. हायर एक्सपेंस रेशियो है तो अवॉइड करो. ठीक है. मालूम पड़ा कि नहीं? अवॉइड करो कि ज्यादा, अभी जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है उधर भाई आपको रिटर्न भी कम मिलेगा ना फिर, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा तो जितना रिटर्न आएगा उसमें से एक्सपेंस रेशियो तो माइनस हो ही जाएगा आपका, है कि नहीं? राइट. सो हायर एक्सपेंस रेशियो को अवॉइड करने का, ऐसे म्यूचुअल फंड में जाने से थोड़ा अवॉइड करो. ठीक है. हायर एक्सपेंस रेशियो जिसका है. AMC चार्ज, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, असेट मैनेजमेंट कंपनी चार्ज इन्वेस्टर्स फॉर प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट एंड रेगुलर ऑपरेशनल कॉस्ट. अभी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो भी चार्ज करता है इन्वेस्टर्स को फॉर प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट. अब भाई ये जो एक्सपेंस रेशियो है, फंड रनिंग एक्सपेंसेस है, उसमें क्या होता है बेटा? उनका जो प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट है उनका जो भी चार्जेस है, फीस है, और रेगुलर ऑपरेशनल कॉस्ट. रेगुलर ऑपरेशनल कॉस्ट. राइट. सो AMC चार्ज what? AMC's charge investor for professional fund management and regular operational cost. Regular operational cost which include what? Which include, देखो क्या क्या है आपके पास दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस. भाई AMC चार्ज करता है इन्वेस्टर्स को फॉर प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट एंड रेगुलर ऑपरेशनल कॉस्ट विच इंक्लूड what? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस, डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन एंड ऑनगोइंग सर्विस फीस. याद रखना है ये सब. राइट. देन क्या बोलता है?
लीगल एंड ऑडिट फीस, और बेटा लीगल एंड ऑडिट फीस. Then next one is what? Custodian fees. Then registrar and transfer agent fees. Then fund administration expenses and marketing and selling expenses. दिख रहा है ये सारे expenses आ गए ना आपके, ये सब recurring charge fund running expenses में दिख रहा है आपको. ये सब नाम याद रखो, कौन कौन से expenses है, कौन कौन सी fees है, right? तो AMC charge investors for professional fund management. What? For professional fund management and regular operational cost, which include कौन कौन सा देखा ना आपने? इन्वेस्टर मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस एंड ऑनगोइंग सर्विस फीस. डिस्ट्रीब्यूशन, अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन है एएमसी चार्ज करेगा तो बाद में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा ना भाई वो, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन एंड ऑनगोइंग सर्विस फीस, लीगल एंड ऑडिट फीस, कस्टोडियन फीस, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट फीस, फंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस. तो ये सब रिकरिंग चार्जेस फंड रनिंग एक्सपेंसेस है बेटा, बराबर है, मालूम पड़ा. तो एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे सब कुछ देखना है आपको. म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो देख लो. एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहेगा तो अवॉइड करो, समझे कि नहीं? ज्यादा एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंस रेशियो मतलब ये थॉट आता है कि भाई वो म्यूचुअल फंड का मतलब बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा होगा. ऐसा जरूरी नहीं होता. कंपेयर करो ना, कंपैरिजन करो, समझे कि नहीं? वैसे भी बराबर है, एक्सपेंस रेशियो पे लिमिट लगा के रखा है, राइट है, उस लिमिट के अंदर होना चाहिए, याद रखो. तो ये सब याद रखना है बेटा, ये पॉइंट आपको ये माइंड में रहना चाहिए आपके कि ये रिकरिंग चार्जेस, फंड रनिंग चार्जेस भी, फंड रनिंग एक्सपेंसेस भी क्या है अपना, ये सब चार्जेस इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड ही है ना बेटा. क्लियर? तो ये सब पॉइंट याद रखो. इसका जो सब पॉइंट है जैसे कौन कौन से एक्सपेंसेस है वो याद रखना, राइट? क्लियर है? पढ़ा तो ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए, ठीक है. चलो, एक्सपेंस रेशियो, अब पॉइंट क्या है, टॉपिक क्या, एक सेपरेट टॉपिक लिया है एक्सपेंस रेशियो. तो एक्सपेंस रेशियो देखा ना आपने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट है. और कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखने का आपको, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है. सो याद रखना, हायर एक्सपेंस रेशियो को अवॉइड करो. सो एक्सपेंस रेशियो इज व्हाट, the percentage of total asset that are spent to run a mutual fund. What? The percentage of total asset that are spent to run a mutual fund. अब कितना asset है उसमें से कुछ भाई तो यूज करना पड़ेगा ना, बराबर है, कुछ तो यूज करना पड़ेगा खर्चे के लिए, राइट है. तो कितना वो अमाउंट स्पेंड कर रहा है टू रन अ म्यूचुअल फंड. अब म्यूचुअल फंड के पास एसेट आता भी किधर से है, पब्लिक से ही आता है ना, जो इन्वेस्टर है उन्हीं से आएगा ना पैसा, उसी से उनका एसेट क्रिएट होता है, बराबर है कि नहीं. सो एक्सपेंस रेशियो इज व्हाट, द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट दैट आर स्पेंट टू रन अ म्यूचुअल फंड. रिमेंबर इट. फिर क्या बोल रहा है बेटा, द एक्सपेंस रेशियो इज व्हाट, द एक्सपेंस रेशियो इज द एनुअल फी. व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो? द एक्सपेंस रेशियो इज द एनुअल फी दैट ऑल फंड्स चार्ज टू देयर यूनिट होल्डर्स. अब एक्सपेंस रेशियो में क्या है बेटा, वो एनुअल फी भी है दैट ऑल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड है वो चार्ज करते हैं अपने यूनिट होल्डर्स को, राइट. इट एक्सप्रेसेस द परसेंटेज ऑफ असेट डिडक्टेड ईच फिस्कल ईयर फॉर फंड एक्सपेंसेस. तो वही जो टोटल असेट है उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा ताकि वो फंड के एक्सपेंसेस को मीट कर सके, बराबर है, जो भी ईयर होगा, राइट. सो एज रिटर्न्स फ्रॉम सेम कैटेगरी फंड्स टेंड्स टू बी सिमिलर, expense ratio becomes an important factor while comparing fund performance. Important fact is expenses are charged at all times whether a fund generate positive or negative returns. तो ये तो जनरल पॉइंट है, ठीक है, हमेशा याद रखना एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर करते टाइम पे ये जो एक देखो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो. जब भी आप कंपेयर करोगे फंड का परफॉर्मेंस तो एक्सपेंस रेशियो हमेशा कंसिडरेशन में लेना है, बराबर है कि नहीं. एक्सपेंस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अभी 4 फंड सेम रिटर्न जनरेट कर रहा है बट एक्सपेंस रेशियो समझो ABCD सेम रिटर्न जनरेट कर रहा है 15%, और एक्सपेंस रेशियो समझो सी फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट है. तो आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बोलो. अभी ABCD फंड, म्यूचुअल फंड ए, फंड बी, फंड सी, फंड डी,
चारों सेम रिटर्न जनरेट कर रहा है, बराबर है। बट एक्सपेंस रेशियो के कंपैरिजन के बेसिस पे सबसे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो है फंड सी का। तो एज एन इन्वेस्टर व्हाट यू विल गोइंग टू चूज, विच फंड विल यू गोइंग टू चूज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट? बोलो कौन सा, हाँ कौन सा इन्वेस्टमेंट करो, किस में इन्वेस्टमेंट करोगे, कौन से फंड में? कम ऑन टेल मी द आंसर। ओके, हाँ क्यों, उसमें क्यों? Yes, because fund C have lower expense ratio. Very good बेटा, well done, perfect, perfect answer. मालूम पड़ा कि नहीं? तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? कॉमन सी बात है, फंड सी में, क्योंकि फंड सी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो लोअर है बेटा, मालूम पड़ा। एंड बोला ना मैंने, फंड परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए ये एक्सपेंस रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है? क्लियर? Now, important fact is what? Expenses are charged at all times. Important fact क्या है बेटा? कि expenses अपना क्या होगा बेटा? चार्ज होगा at all times, whether a fund generate positive or negative returns. ठीक है? अब जो भी expenses है, वो हमेशा चार्ज होगा, चाहे वो फंड पॉजिटिव रिटर्न्स दे या नेगेटिव रिटर्न्स दे। भाई फंड एक्सपेंसेस तो कॉमन, फंड एक्सपेंसेस व्हाट कॉमन, दैट इज व्हाट common, and important fact is what? Expenses are charged at all times man, whether a fund generate positive or negative returns, याद रखो। So expense ratio varies based on the size of the net asset. expense ratio किसके बेसिस पे वेरी होता है बेटा? साइज ऑफ द नेट एसेट ऑफ द फंड। लाइक हायर द नेट एसेट, अगर एसेट नेट एसेट ज्यादा होगा ना तो एक्सपेंस रेशियो कम होगा, याद रखो। रिमेंबर व्हाट? higher the net asset, lower expense ratio, and lower the net asset, higher the expense ratio. याद रखो, अगर आपका नेट एसेट ज्यादा है तो अल्टीमेटली एक्सपेंस रेशियो विल बी लोअर, and lower the net asset, higher the expense ratio, which in turn impact what? Impact the return generated by the respective mutual fund. तो ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है बेटा कि एक्सपेंस रेशियो वेरीज based on the size of what? Net asset of the fund, right? So where higher the net asset, lower expense ratio, and lower the net asset, higher the expense ratio. तो ये पॉइंट सबके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए। नाउ एक्सपेंस रेशियो जो है बेटा, द एक्सपेंस रेशियो इंक्लूड्स व्हाट? देखो आपने पीछे पढ़ा, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन एंड ऑनगोइंग सर्विस फी, लीगल एंड ऑडिट फीस, कस्टोडियन फी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट फीस, बराबर है, सब एक्सपेंस रेशियो के बेटा क्या है, पार्ट है ना ये सब, ठीक है? एक्सपेंस रेशियो का ही एक आपका सब पॉइंट्स है ये सब, राइट है? सारे एक्सपेंस रेशियो क्या है बेटा? पॉइंट्स है, राइट? ये सब एक्सपेंस रेशियो है आपके। फंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, बराबर है? तो क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, ये सब अपना क्या है बेटा? एक्सपेंस रेशियो का ही पार्ट है। So the expense ratio includes investment, management and advisory fees, distributor commission and ongoing service fees, legal and audit fees, custodian fees, registrar and transfer agent fees, then fund administration expenses and marketing and selling expenses, बराबर है? हाँ लेकिन एक चीज याद रखना, not included क्या होगा इसमें? Not included in expense ratio, तो कौन सा एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड नहीं होगा, बराबर है? क्या नहीं होगा इंक्लूड? नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंस रेशियो में क्या बोल रहा है अपने को? पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन फीस आया ना, अगर याद रखो पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन फीस ये आपका एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड नहीं होगा। ब्रोकरेज कॉस्ट क्या बेटा? ब्रोकरेज कॉस्ट एज वेल एज इनिशियल चार्जेस, ब्रोकरेज कॉस्ट एज वेल एज इनिशियल चार्जेस भी एक्सपेंस रेशियो में इंक्लूड नहीं होगा, याद रखो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है बेटा, याद रखना। सो एक्सपेंस रेशियो इंक्लूड्स व्हाट? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन एंड ऑनगोइंग सर्विस फी, लीगल एंड ऑडिट फीस, कस्टोडियन फीस, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट फीस, फंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, बराबर है? बट नॉट इंक्लूडेड क्या? नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंस रेशियो व्हाट? नॉट इंक्लूडेड में याद रखना क्या है बेटा?
portfolio transaction fees. What? Portfolio transaction fees. Secondly, brokerage cost as well as initial charges. ठीक है, बराबर है, याद रखना क्या बेटा, नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंस रेशियो. व्हाट? पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन फीस, ब्रोकरेज कॉस्ट एज वेल एज इनिशियल चार्जेस, जो भी इनिशियल चार्जेस. करेक्ट है, मालूम पड़ा. तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है. ब्रोकरेज कॉस्ट तो नॉर्मल सी बात है ना यार, बराबर है, वो अलग ही रहता है. ठीक है, पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन फीस तो याद रखना नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंस रेशियो में. क्या ये आपको दिख गया ना, पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन फीस एंड ब्रोकरेज, जो ब्रोकरेज कॉस्ट एज वेल एज इनिशियल चार्जेस है वो सब उसमें इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, एक्सपेंस रेशियो में. गॉट इट. तो ये पॉइंट आपके माइंड में फिक्स रहना चाहिए. ओके, नाउ फंड एनएवी, दैट इज फंड का जो नेट एसेट वैल्यू है. ठीक है, फंड एनएवी आर कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन फीस एंड एक्सपेंसेस. यस, ठीक है, वैसे भी एनएवी निकालना है आपको तो जो भी फीस एंड एक्सपेंसेस है वो माइनस करने के बाद ही एनएवी मिलेगा आपको. यस और नो, याद रखो एनएवी आएगा इसके बाद ही है. So fund NAVs are calculated taking into consideration fees and expenses. So it is necessary to know how much the fund is deducting. तो भाई ये तो आपको पता रहना चाहिए ना कि कितना डिडक्ट कर रहा है फंड. ठीक है, सो इट इज नेसेसरी टू नो हाउ मच द फंड इज डिडक्टिंग. इन्वेस्टर शुड अवॉइड द फंड्स विद हायर एक्सपेंस रेशियो. आ गया ना पॉइंट, देखो इधर, ये पहले से बोल रहा हूँ ना मैं. इन्वेस्टर शुड अवॉइड द फंड्स विद हायर एक्सपेंस रेशियो. बाकी अपना पर्सनल डिसीजन है, नहीं करना है तो मत करो. आपको लगता है कि भाई इधर हायर एक्सपेंस रेशियो है बट इसका मैनेजमेंट एकदम बेस्ट है, तो भाई वो पर्सनल डिसीजन है ना, पर्सनल ओपिनियन में कुछ नहीं कर सकता कोई. बट इन्वेस्टर शुड अवॉइड द फंड्स विद हायर एक्सपेंस रेशियो. जो हायर एक्सपेंस रेशियो है ना जिसका, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने से बचो, अवॉइड करो उसको. राइट. सो इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने. इफ यूनिट होल्डर इन्वेस्ट ₹10,000 इन अ फंड. What if unit holder invests ₹10,000 in a fund with expense ratio कितना है उसका 2%. With expense ratio is what बेटा 2%. Then unit holder is paying the fund ₹200 to manage money. Right? If unit holder invests कितना बेटा 10,000 in a fund with an expense ratio of 2%. Expense ratio कितना बेटा 2%. Then unit holder is paying ₹200 टू मैनेज मनी. नॉर्मल सी बात है ना, 10,000 का 2% कितना हुआ, 200 ही हुआ ना. राइट. अभी देखो, इफ फंड अर्न्स 15%, अगर फंड कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है 15% एंड 2% उसका एक्सपेंस रेशियो है, इट वुड मीन व्हाट, 13% रिटर्न फॉर एन इन्वेस्टर. तो देखा, अभी फंड रिटर्न जनरेट कर रहा था 15% बेटा, लेकिन 2% तो एक्सपेंस रेशियो हो गया ना, तो हटा दो 2%, तो कितना हुआ, 13% ही मिलेगा ना इन्वेस्टर्स को. इसलिए बोलते हैं कि अगर हायर एक्सपेंस रेशियो विल बी देयर तो भाई आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली कम ही हो जाएगा. दैट इज व्हाई इन्वेस्टर शुड अवॉइड द फंड्स विद हायर एक्सपेंस रेशियो. ठीक है, बाकी अपना ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल कंपैरिजन जो भी है, एडवाइस लेके आप जो भी है वो डिसीजन ले सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है. ठीक है, तो याद रखो. करेक्ट. हाँ, और ये पॉइंट भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव पर्पस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट. अभी जो देख रहे हो आप, देखो एक्सपेंस रेशियो के ऊपर लिमिट है. ऐसा नहीं कि एक्सपेंस रेशियो आपने अपने मन से कुछ भी चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं होता. उसके ऊपर भी लिमिट्स है, सेबी इम्पोज लिमिट्स है. सो एक्सपेंस रेशियो इज सब्जेक्ट टू व्हाट बेटा, सेबी इम्पोज लिमिट्स. व्हाट? एक्सपेंस रेशियो इज व्हाट बेटा, सब्जेक्ट टू व्हाट, सेबी इम्पोज लिमिट्स. राइट, याद रखना सेबी इम्पोज लिमिट है बेटा. नाउ फॉर इक्विटी फंड्स, जो इक्विटी फंड्स है, फॉर इक्विटी फंड्स द एक्सपेंस रेशियो अलाउड बाय सेबी इज अ मैक्सिमम 2.5%. कितना है, मैक्सिमम 2.5% फॉर द फर्स्ट ₹100 crore. ये याद रखो. व्हाट? फॉर इक्विटी फंड्स द एक्सपेंस रेशियो अलाउड बाय सेबी इज अ व्हाट, मैक्सिमम 2.5%. इक्विटी फंड्स के लिए, कौन से फंड के लिए, इक्विटी फंड्स के लिए एक्सपेंस रेशियो अलाउड बाय सेबी कितना बोल रहा है, कितना, इज अ मैक्सिमम 2.5% फॉर द फर्स्ट 100 crore रुपीज. बराबर, जो भी उनका एवरेज वीकली नेट एसेट होगा, तो फर्स्ट 100 crore रहेगा तो 2.5% तक चार्ज करो.
एंड उसके बाद नेक्स्ट 300 करोड़ के लिए 2.25% है, 2.25% एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है, बराबर है, एंड 2% फॉर द सब्सिक्वेंट रुपीज 300 करोड़। तो याद रखना, मतलब अभी समझ लो ना, एक एग्जांपल ले लो, किसी फंड का पूरा जो भी है, बराबर है, नेट एसेट है, समझो उसका 1000 करोड़ है, क्या 1000 करोड़, तो क्या करेगा वो फर्स्ट 100 करोड़ पे 2.5% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है, उसके बाद नेक्स्ट 300 पे 2.25 का, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट रहेगा फॉर द सब्सिक्वेंट 300 करोड़ उसके ऊपर 2%, लाइक दैट, ठीक है, वैसा वो क्या कर सकता है, एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर किसी फंड का असेट 100 करोड़ ही है तो 100 करोड़ में कितना आएगा, सिर्फ 2.5%, दैट्स इट, फॉर द फर्स्ट 100 करोड़ 2.5%। तो ये लिमिट्स आपको याद रखनी है, सेबी लिमिट्स है, सेबी इम्पोज लिमिट है बेटा, तो ये पॉइंट याद रखना, क्या व्हाट, मालूम पड़ गया ना, ठीक है, समझा। तो ये लिमिट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो कितना अलॉट बाय सेबी इज अ मैक्सिमम ऑफ 2.5%, ठीक है, इक्विटी के लिए, इक्विटी फंड्स के लिए, वो भी फॉर द फर्स्ट रुपीज 100 करोड़, फिर नेक्स्ट 300 करोड़ के लिए 2.25, और बाद में सब्सिक्वेंट 200, सब्सिक्वेंट जो भी आएगा 300 करोड़ उसके लिए फॉर द सब्सिक्वेंट 300 करोड़ कितना परसेंट है, 2%, गॉट इट, एंड 1.75% फॉर द बैलेंस कॉर्पस, और जो बैलेंस बचा लास्ट में फाइनली जो बैलेंस रहेगा उसके लिए कितना, 1.75, जैसे 1000 करोड़ का एग्जांपल दिया था मैंने, फर्स्ट 100 करोड़ पे 2.5%, देन 300 करोड़ 2.25, फिर नेक्स्ट 300 करोड़ कितना, 2%, ठीक है, तो कितना हो गया, 336 और 700 करोड़ तो इधर हो गया, फिर बाकी बचा कितना 1000 में से 700 हो गया तो 300, तो उसके लिए 1.75% फॉर द बैलेंस कॉर्पस, याद रखो। और ये तो इक्विटी के लिए हो गया, इक्विटी। डेट का लिमिट क्या है, याद रखो, डेट का लिमिट क्या है, 2.25%, डेट फंड्स पे, डेट फंड्स का लिमिट क्या है बेटा, एक्सपेंस रेशियो का 2.25, ठीक है, याद रखो, लिमिट फॉर डेट फंड इज व्हाट, 2.25। सिर्फ इक्विटी फंड का सेबी इंपोज लिमिट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्लैब वाइज है कि भाई देखो 2.5 नॉर्मली अगर इन जनरल बोलेगा तो क्या होगा, इक्विटी फंड्स का 2.5% है और डेट फंड्स का 2.25, बट इक्विटी फंड में भी स्लैब है ना, कि फर्स्ट 100 करोड़ 2.5%, देन नेक्स्ट 300 करोड़ के नेक्स्ट 300 करोड़ के लिए 2.25%, देन फॉर सब्सिक्वेंट 300 करोड़ के लिए, मतलब यहाँ नेक्स्ट 300 करोड़ जो आया उसके लिए 2.25%, और फिर सब्सिक्वेंट 300 करोड़ के लिए 2%, बाद में फाइनली जो बैलेंस कॉर्पस होगा उसके लिए 1.75%, दैट्स इट, क्लियर, याद रहेगा, बोलो एक बार फिर। देखो डेट का तो कोई टेंशन नहीं, डेट का तो याद रखो 2.25% है। इक्विटी में याद रखने का पहला स्लैब क्या, फर्स्ट 100 करोड़ के लिए 2.5%, फिर उसके बाद फॉर नेक्स्ट 300 करोड़ के लिए 2.25%, फिर फॉर सब्सिक्वेंट 300 करोड़ के लिए 2%, और फाइनली जो बैलेंस कॉर्पस होगा उस पर 1.75%, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ा। तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट्स आपको याद रखनी है, ओके।